हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस है, तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको मुबारकबाद। इस दिवस का क्या महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि बच्चों, जितना भी पेपर मैं बता रहा हूँ इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम में अवेलेबल है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप लोग पीडीएफ का भी फायदा उठा सकते हैं। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे 18 फरवरी 2024 को शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ है उसमें जीएस के पेपर के बारे में बातें करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि उसका जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज गणतंत्र दिवस है और देखिए संयोग से हमारा सामने पहला क्वेश्चन ही हमारे संविधान से आ गया है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित? ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जवाब ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी समता का अधिकार इसका जवाब होगा। समता का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया है। क्या क्या है एक बार मैं बता दूं कि आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। साथ ही साथ एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो मूल अधिकार है, कुल 6 मूल अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। समता का अधिकार मैंने अभी डिटेल में बताया कि आर्टिकल 14 से 18 तक समता का अधिकार है। जो दूसरा अधिकार है उसे हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। जो तीसरा मूल अधिकार हमारे संविधान में बताया गया है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 तक। आर्टिकल 32 में छठा मूल अधिकार का वर्णन है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चों कि आर्टिकल 32 जो मैंने अभी बताया, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा करके संबोधित किया है। ये क्वेश्चन पीसीएस, आईएएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल्स हर जगह पूछा गया है कि किस अधिकार को, किस मौलिक अधिकार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों, संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है। आपका जवाब होना चाहिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? बच्चों ये क्वेश्चन आसान है, आप लोग में से मुझे लगता है कि सारे बच्चे जानते होंगे इसका जवाब है 1 मई। ऑप्शन बी 1 मई। कुछ घटना, कुछ इससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बता दूं कि 1 मई 1886 को सबसे पहले शिकागो में 1 मई 1886 को श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए संघर्ष किया था। इसलिए उस उपलक्ष्य में हर साल 1 मई को मई दिवस के रूप में या मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहला मई दिवस 1923 में मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, वहां की किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मनाया गया था। आईएलओ इन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है आईएलओ, इसके बारे में जान लीजिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्ष 1969 में एक बार नोबेल शांति पुरस्कार आईएलओ को भी मिला है। इसे भी आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो अगला प्रश्न है, ये कल के वीडियो में भी आपको ये प्रश्न मिला होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन था शिफ्ट टू 17 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, या 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद रहता है? तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। इसका जवाब होगा ऑक्जेलिक एसिड पालक में मौजूद होता है। पालक और टमाटर में यह एसिड
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। साइड इफेक्ट क्या है कि ये कैल्शियम के साथ मिलकर शरीर के अंदर कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है, जो गुर्दे की पथरी का कारण बनता है। गुर्दे की पतली या नॉर्मल पथरी जो है, जो आपके गॉल ब्लैडर में होता है, ये पथरी होने का बहुत ही कारण जो है, मुख्य कारण इसी को माना जाता है। खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जबकि दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जबकि सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कल भी क्वेश्चन आता है, कल दही पे पूछा गया था कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है। देखो बच्चों, उस समय में मैंने बताया था, यहाँ भी बताया, क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते रहता है। सोल्जरिंग विद डिग्निटी, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पे लिखा गया है? ऑप्शन है आपका पीवीसी कैप्टन विक्रम वर्मा, बत्रा फील्ड मार्शल सैम मैनेक्सॉ, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा या सीडीएस बिपिन रावत। इसका जवाब होगा मानिक सॉ। जी हाँ, फील्ड मार्शल मानिक सॉ पे ये बुक लिखा गया, जिसका नाम है सोल्जरिंग विद डिग्निटी। इसके लेखक है दीपेंद्र सिंह। ध्यान दो, कभी कभी राइटर का नाम पूछा जा सकता है कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी किसने लिखा है, तो आपका जवाब होगा दीपेंद्र सिंह। कभी कभी पूछा जा सकता है सोल्जरिंग विद डिग्निटी किस पे लिखा गया, जैसे इस प्रश्न में पूछा गया, तो आपका जवाब होना चाहिए फील्ड मार्शल मानिक। एक दो फैक्ट देख लो। ये मानिक शॉ भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल थे, और 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध में जो जीत हासिल हुआ है, इसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक दो फैक्ट और मैं बता दूं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग सेगमेंट लेके चलते हैं, कि फील्ड मार्शल मानिक शॉ को प्यार से सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कॉर्पोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है? सहकारिता मंत्रालय, योजना मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ये चार ऑप्शन दिया गया है। इसका जवाब होगा आपको कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत यह मंत्रालय मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम 2013 और मेरा और सीमित डेटा भागीदारी अधिनियम 2008 के प्रशासन से संबंधित है। सहकारिता मंत्रालय से संबंधित बात बता दूं कि सहकारिता मंत्रालय एक नया मंत्रालय जिसका गठन 2021 में किया गया था, और अमित शाह जो अभी भारत के गृह मंत्री है, वो पहले सहकारिता मंत्री थे। देखो बच्चों, कोई भी अगर पहला मंत्री बनता है, कोई भी पहला चीज होता है, तो वो उस पे क्वेश्चन आने का संभावना काफी बढ़ जाता है। तो 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में किया गया था, और अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री बनाया गया, तो वो पहले सहकारिता मंत्री थे। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मैसूर, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलोर। इसका जवाब है अहमदाबाद। जी हाँ, भौतिक अनुदान अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। 1947 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक दो फैक्ट हम लोग समझ लेते हैं। वो फैक्ट है, इसरो का हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है, और पीआरएल भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पालना कहा जाता है। किसको? पीआरएल को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? और आपका जवाब होगा 1090। जी हाँ, 1090 वुमेन पावर लाइन है। इसका उद्देश्य महिलाओं को छेड़छाड़ और उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। कुछ और इमरजेंसी नंबर है जो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसे भी ध्यान कर लो, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। इसका जवाब दो बच्चों। मैं कल भी बताया था, आज भी रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप वीडियो देखो, आपको फायदा करेगा, एक कागज और पेन लेके आप बैठा करो। जैसे जब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आप देखते होगे मैं क्वेश्चन के स्लाइड पे मैं टिक नहीं मारता हूँ। इसके पीछे कारण यह है कि आप खुद से पहले जवाब दें और एक बार चेक कर ले कि आपका कितना जवाब सही होता है। अगले स्लाइड में मैं आंसर बताता हूँ कि आपके पास कुछ समय मिल जाता है जवाब देने के लिए।
इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद से दें, फिर आप चेक करें कि आप कितना सही है। क्वेश्चन है मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। ये 4 ऑप्शन है और इसका जवाब होगा बी तमिलनाडु। मामल्लापुरम जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु के चेंगलपुट में जिले में स्थित है और यह उत्सव एक नृत्य महोत्सव है जो हर साल आयोजित किया जाता है। इससे संबंधित एक दो फैक्ट और समझ लो। यह पल्लव वंश की रॉक नक्काशी और मंदिरों की पृष्ठभूमि में आयोजित होता है, जैसे अर्जुन की तपस्या। यूनेस्को द्वारा ममलापुरम या महाबलीपुरम के स्मारकों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? ऑप्शन है टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और आउटक्रॉस एक्सपेंडिचर। ये 4 ऑप्शन है और इसका जवाब होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में जान लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्च है जिससे ना तो सरकार की संपत्ति बढ़ती है, ना ही देनदारियां कम होती है। यह सरकार के सरकारी विभागों के समान कामकाज और सेवाओं को बनाए रखने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल, जो सैलरी है, पेंशन है, इंटरेस्ट है और सब्सिडी है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा दिया जाता है। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कितने महाजनपद थे? ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है 16, 12, 14 और 10। और इसका जवाब होगा, ये आप लोग में से मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, इसका जवाब है 16। जी हाँ, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ कहाँ है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों जगह 16 महाजनपद का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ का नाम है अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद में मगध, कौशल, वश सबसे शक्तिशाली थे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन थे, तो उस पर एक बार मैं चर्चा कर दूं। 16 महाजनपद में थे मगध, अंग, काशी, कौशल, अवंती, वत्स, गंधार, कंबोज, चेदी, वज्जी, मल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसे और अस्मक। ये 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद का उदय 600 ईसा पूर्व के आसपास द्वितीय नगरीकरण के दौरान हुआ था। द्वितीय नगरीकरण के दौरान हुआ था, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन शायद आ गया होगा या आ जाना चाहिए। सर, प्रथम नगरीकरण क्या था? द्वितीय नगरीकरण के दौरान 16 महाजनपद का उदय हुआ था, तो प्रथम नगरीकरण क्या था? बच्चों, जो सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोग सुने हुए हो, उसे नगरीकरण कहा जाता है। भारत में पहला नगरीकरण सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद फिर ग्रामीण सभ्यता में आ जाते हैं। जब वैदिक युग आता है या उत्तर वैदिक युग आता है, हम लोग जब हिस्ट्री का क्लास डिटेल में मैं आपको बताऊंगा तो उसमें एक एक चीज को ग्राफ के माध्यम से, मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि पहले नगरीकरण आता है सिंधु घाटी सभ्यता में, फिर वैदिक काल में ग्रामीण पृष्ठभूमि में चले जाता है, फिर वापस नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है महाजनपद में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है? निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है? आपके ऑप्शन है ए डीसीपी, जिसे पुलिस उपायुक्त कहते हैं, बी पीएसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर, सी एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डी है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप जवाब देते जाओ, कागज पे लिखते जाओ, फिर अगले स्लाइड में आप जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब है डी एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सामान्य जिलों में कमिश्नर प्रणाली जो देखो, दो तरह का चीज होता है। एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें कमिश्नर प्रणाली लागू होता है, लागू होता है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें पुलिस बल के जो हेड होते हैं उनको एसपी कहा जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है। एसपी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च अधिकारी होता है। कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होता है। जैसे लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम है, यहाँ पे पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। प्रमुख पुलिस आयुक्त, जो जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नरी प्रणाली है वहां पे प्रमुख पुलिस आयुक्त होते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस सबसे हेड होते हैं। नॉर्मल जिला में जो सर्वोच्च पद पे पुलिस के अधिकारी होते हैं उनको कहते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कमिश्नर प्रणाली में जो पुलिस के अधिकारी जो सबसे हेड होते हैं उनको कहते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस।
वहां पे डीसीपी भी होता है, उनके हेल्प के लिए डीसीपी होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? बच्चों ध्यान दो, जब भी क्वेश्चन में आता है नहीं है तो उस पे ध्यान दोगे, क्योंकि मेनली हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल है। ये बहुत बार ऐसा रहता है जिसे कि हम लोग भूल जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, तो उसे ध्यान रखोगे। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, और ऑप्शन आपका है सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं और मक्का, और इसका जवाब होगा गेहूं। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं बच्चों रबी की फसल है। बाकी जितना भी है आपको दिया गया ऑप्शन में, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, ये सब खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं है रबी का फसल। रबी का फसल बच्चों किसे कहते हैं? रबी का फसल होता है जो फसल सर्दियों में लगाया जाता है और गर्मी के शुरुआत में काटा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रबी की फसल। और इसके साथ साथ रबी और खरीफ के साथ साथ एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं जायद फसलें। जायद फसलें, पहले खरीफ फसलें जो होता है वो मानसून में लगाया जाता है, और आ, जायद फसलें आपको रबी और खरीफ के बीच में लगाया जाता है। एक फैक्ट और है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। बच्चों, इस स्लाइड में आप देखोगे, जितना भी मैं स्लाइड बनाता हूँ काफी मेहनत करके बनाता हूँ। आप कहीं भी क्लास ले रहे होंगे, चाहे पैसे दे के ले रहे हो या फ्री में ले रहे होंगे, इतना डिटेल में कहीं नहीं बताया गया। मैं आपको शुरू में यही बताया हूँ कि क्लास लेने से पहले मैं 14 वीडियो को देखा हूँ, जो दिल्ली या यूपी के अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए जाते हैं। मैं 14 वीडियो को देखता हूँ, हर दिन देखता हूँ, ये जानने के लिए कि किस तरह से मैं अपने बच्चे को उनसे ज्यादा दे पाऊँ। तो इतना डिटेल में कहीं नहीं बताया था। हर क्वेश्चन के एकदम बाल की खाल निकाला जाता है, उससे रिलेटेड आपको बताया जाता है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? ऑप्शन है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और इसका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है, नावा सेवा के नाम से जाना जाता है, नवी मुंबई में स्थित है। यह पोर्ट यह पोर्ट सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है, जो भारत के कुल कंटेनर कार्गो का एक बड़ा बड़ा हिस्सा संभालता है। एक दो फैक्ट और देख लीजिए कि कांडला पोर्ट, यह कार्गो की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। ये दो तीन फैक्ट है दूसरे बंदरगाहों के बारे में। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? किस घटना के कारण? ऑप्शन है बंगाल विभाजन, चौरी चौरा, लाला लाजपत राय लाठीचार्ज घटना, या जालियांवाला बाग घटना। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कौन सी घटना होगा, यहाँ पे कुछ घटना तो देखो, जैसे इसका आंसर अगर नहीं आता है तो इस तरह से भी निकाला जा सकता है कि क्या जालियांवाला बाग 1922 में हुआ था, क्योंकि 1922 में बताया, क्वेश्चन में पूछा गया 1922 में स्थगित कर दिया गया, तो क्या जालियांवाला बाग घटना 1922 में हुआ था? नहीं, वो तो 1922 में हुआ नहीं है, पहले हुआ है। बंगाल विभाजन भी पहले हुआ है, तो इसमें से क्या होगा आंसर? इसका आंसर है बी, बी चौरी चौरा घटना। इसको डिटेल में बताता हूँ कि इस घटना में क्या हुआ था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जिले में एक छोटा सा जगह है चौरी चौरा, वहां पे कुछ उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाना में आग लगा दिया, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। 4 फरवरी को आग लगा दिया गया और 12 फरवरी को गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, क्योंकि गांधी जी का कहना था, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तब गांधी जी इसी बात पे ये आंदोलन शुरू किए थे कि उनका कहना था कि आप लोग किसी भी तरह का हिंसा में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुल 22 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, जला दिए गए हैं, तो वो दुखी होके असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। एक दो फैक्ट है वो भी देख लो कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और गांधी जी का मानना था कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होना चाहिए। जो अभी मैंने आपको कहा है कि गांधी जी का कहना था कि ये आंदोलन अगर अहिंसक होगा तभी हम लोग इसके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो 1920 अगस्त महीने में ये आंदोलन शुरू शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था। बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस तारीख को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की।
4 फरवरी भी रह सकता है, 4 फरवरी 1922 भी ऑप्शन में रह सकता है, 12 फरवरी भी रह सकता है। तो बच्चों ध्यान दो, 4 फरवरी को चौरी चौरा का घटना हुआ था, लेकिन आंदोलन वापस नहीं हुआ था। आंदोलन उसके 8 दिन बाद वापस लिया गया था, 12 फरवरी को। तो हमेशा ध्यान दो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के दरमियान चौरी चौरा का घटना कब हुआ था, तब आपका जवाब होगा 4 फरवरी। जब आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, तब आपका जवाब होगा 12 फरवरी। बिल्कुल ध्यान से देखो, 4 फरवरी, 12 फरवरी, दो इंपॉर्टेंट डेट है असहयोग आंदोलन वापस लेने के संबंध में। शुरू कब हुआ बच्चों? तो शुरू हुआ है अगस्त 1920 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या कोस्टा रिका। और इसका जवाब आपको मैं आपके सामने है। इसका जवाब होगा बच्चों फ्रांस। जो बोर्डो है, यह दक्षिण पश्चिम फ्रांस में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। इसके अर्धचंद्राकार बंदरगाह के कारण पोर्ट ऑफ द मून भी कहा जाता है। क्योंकि ये अर्धचंद्राकार है, इसलिए पोर्ट ऑफ द मून कहा जाता है। यह अपने विश्व स्तरीय शराब उत्पादन और ऐतिहासिक वस्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसे 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, 2007 में। अब लगे हाथ आप ये भी जान लो कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, और पेरिस फ्रांस के में आता है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय, जिसे शहीद स्मारक भी कहते हैं, किस स्थान पर स्थापित किया गया? ऑप्शन है मेरठ, चौरी चौरा, गंगा घाट या मथुरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि फिर से रिपीट कर दे। ध्यान से आप देखो, इसका जवाब होगा मेरठ। जी हाँ, इसका जवाब है मेरठ। यह संग्रहालय 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद में बनाया गया। कौन सा संग्रहालय? जो अभी मैंने बताया, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। यह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद में बनाया गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से ही हुआ था। मेरठ से संबंधित एक दो फैक्ट आप समझ लो कि मेरठ को क्रांति नगरी भी कहा जाता है, और मेरठ भारत के खेल समानता प्रमुख केंद्र है। ये भी चीज ध्यान रखो। इस संग्रहालय का स्थापना, ये जो संग्रहालय है, इसका स्थापना 1997 में हुआ है। ध्यान दो, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का स्थापना मेरठ में 1997 में हुआ है। ईयर भी ध्यान रख लो, 1997। 1997 में इस संग्रहालय का स्थापना मेरठ में किया गया। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किसे पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई, पीएमजेएवाई का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 2023 में उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है? ये आप लोग को पता होगा कि ये स्वास्थ्य क्षेत्र में लाया गया है, तो ये उसका जवाब होगा बी, हेल्थ केयर। इसके बारे में एक दो फैक्ट जान लेते हैं कि यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, और उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते के उपचार के लिए उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। एक दो फैक्ट आप जान लो कि पीएमजेएवाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा योजना है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर होता है। बहुत बड़ा योजना है। सरकार ने खासकर इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। अगला सवाल आपके सामने है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? 982, 892, 912 या 822 में से उसका जवाब दे दो। फिर मैं अगले स्लाइड में इसका जवाब बताता हूँ। इसका जवाब है 912। बच्चों, 2021 का जनगणना अभी तक नहीं हुआ है, हम लोग पास कोई रिपोर्ट नहीं आया है। तो 2011, अभी 2026 चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो 2011 के जनगणना के आधार पर ही पूछा जाएगा। तो ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो कि कुछ चीज, कुछ ऐसा टॉपिक है कि जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आने का संभावना बढ़ जाता है। जैसे जनगणना, जनगणना से हर साल एक नए क्वेश्चन आएगा। तो जनगणना आराम से आप हर दिन 2 मिनट 5 मिनट पे अगर आप एक एक फैक्ट भी देखोगे, तो एग्जाम आते आते आपके पास ज्ञान का भंडार जमा हो जाएगा। तो जवाब इसका है 912। जनगणना लिंगानुपात किस पे आधारित होता है? लिंगानुपात जैसे 912 है, तो किस 912 लिंगानुपात का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं का संख्या।
ध्यान दो, लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पे कितनी महिला है। पुरुष 1000 है तो महिला कितना होगा, इसको कहते हैं। तो 1000 पुरुष पे महिला की संख्या है 912। पुरुष है 1000 और महिला है 912। ध्यान दो, इसे कहते हैं लिंगानुपात। 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 912। एक दो फैक्ट यहाँ पे मैं बता दूं, ये राष्ट्रीय औसत भारत का लिंगानुपात है 943। ध्यान दो, साथ ही साथ एक दो फैक्ट आप देख लो कि भारत का लिंगानुपात है 943, 943 है इंडिया का लिंगानुपात है। यूपी का लिंगानुपात है 912। तो भारतीय राष्ट्रीय लिंगानुपात का जो औसत है उससे यूपी का लिंगानुपात कम है। अगर यूपी के संदर्भ में देखें तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो जौनपुर का है, जौनपुर में 1024 है। सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है 891। और चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6, मतलब 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात जो निकालते हैं उसे कहते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। यूपी में चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 है। यूपी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है जौनपुर में। इसका मतलब है कि जौनपुर में 1000 पुरुषों पे 1024 महिला है। सबसे कम लिंगानुपात है यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में, जहां 1000 पुरुषों पे 851 महिलाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निवेश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 7 अगस्त, 1 मई, 5 जुलाई और 12 जून। इसका जवाब आपका होगा 12 जून। ध्यान दो, इसका जवाब है 12 जून। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अभी मैंने एक बार फिर आईएलओ का जिक्र किया था। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम की समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2002 में इस दिवस की शुरुआत की। 2002 में कौन सा दिवस? 12 जून का शुरुआत किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना और बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करना है। एक फैक्ट और देख लो कि भारतीय संविधान में भी इसके बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों जो 14 वर्ष से कम है के रोजगार पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एनआईए, आरपीएफ, सीबीआई और एनएसजी। मुझे लगता है आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे को पता होगा, इसका जवाब होगा एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये इंपॉर्टेंट इससे एनएसजी को बनाया गया था खासकर महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा के लिए। और कोई भी अपहरण जैसे वारदात होती है तो उसमें ये बहुत ही एक्टिवली ये पार्ट लेते हैं। इसे आम तौर पर ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। ये भारत का एक आतंकवादी विरोधी दल है। एनएसजी आतंकवादी विरोधी दल है। जो सीआईएसएफ है उसका काम रहता है महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा करना, जबकि एनएसजी का काम हो रहता है आतंकवादी विरोधी दल के रूप में ये काम करता है। कहीं भी आतंकवादी घटना होता है वहां पे ये काम करता है। इसका गठन 1984 में किया गया था। आपको पता होगा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर था वहां पे आतंकवादियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। उसको छुड़ाने के लिए एक मुहिम चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस दौरान 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसका इसका गठन किया गया ताकि आतंकवादी गड़बड़ी और अपहरण जैसी स्थितियों से निपटा जा सके। ये विशेष रूप से विमान अपहरण और आतंकवादी हमलों जैसी असाधारण स्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। देख लो कि इसका मोटो क्या है। इसका मोटो है सर्वोच्च सर्वोत्तम सुरक्षा और गृह मंत्रालय के अंतर्गत एनएसजी आता है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? ऑप्शन है इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है, वाराणसी, मेरठ या लखीमपुर। तो इसका जवाब है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहा जाता है, में किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण में भाग लिया? ये नवंबर 2000 करेंट का क्वेश्चन है। नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभियान जिसे सूर्य किरण कहते हैं में भाग लिया? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और मालदीव। इसका जवाब है नेपाल।
भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण होता है। 2023 में इसका 17वां संस्करण था। देखो 2023 में कौन सा संस्करण था ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन हर बार आ सकता है कि भारत और नेपाल जब भी सैन्य अभ्यास करते हैं साथ में, तो उसे हमेशा सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। जो 2023 में हुआ था उसका लोकेशन है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। इसका ऑब्जेक्टिव है दोनों देशों के सैनिक के बीच जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना। एक दो फैक्ट आप और देख लो। नेपाल और भारत के बीच संयुक्त अभ्यास कहलाता है सूर्य किरण। भारत और श्रीलंका के बीच कहलाता है मित्र शक्ति, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और बांग्लादेश के खिलाफ के साथ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और बांग्लादेश साथ में करते हैं उसका नाम है समृद्धि। भारत अमेरिका जो साथ में अभ्यास करते हैं उसका नाम है युद्ध अभ्यास। ये जितने भी भारत का अभ्यास होता है किसी दूसरे देशों के साथ, उसका नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी नाम से होता है, बस संस्करण अलग हो जाता है। जैसे भारत नेपाल के बीच जो 2023 में हुआ वो 17वां संस्करण था। उसी तरह से संस्करण चेंज होता है, नाम वही रहता है। कोई भी अभ्यास जो 2025 में हुआ होगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर ध्यान रखो। वैसे जब भी हम लोग करंट की क्लास शुरू करेंगे उसमें आपको ए टू जेड जितना भी पिछले एक साल में सैन्य अभ्यास हुआ है वो सब कुछ बताया जाएगा ए टू जेड। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस चैनल पे बने रहने की जरूरत है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, आज के समय तो रिलेवेंट नहीं इस प्रश्न का, लेकिन जवाब देना मुझे है। ऑप्शन है हरिद्वार, नई दिल्ली, अयोध्या या वाराणसी। और इसका जवाब है अयोध्या। 30 दिसंबर 2023 को पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया और उसमें नई भारत जो अमृत भारत ट्रेन है उसको वहां हरी झंडी दिखाई गई। कुछ कुछ और यहाँ पे फैक्ट है, उस फैक्ट को आप देख लोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी जरूरी है। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? और आपके ऑप्शन है हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। पूछा जा रहा है कि दूसरा स्थान हासिल किया है, और इसका जवाब होगा दूसरा स्थान, क्योंकि हाँ उत्तर प्रदेश होगा। एक चीज और मैं बता दूं बच्चों, जब भी कोई इस तरह से स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें यूपी का भी नाम रहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका जवाब उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे कि जवाब उत्तर प्रदेश है। क्योंकि इस साल निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इस साल निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए अगर आपको जिसका जवाब ना पता हो, जिसका जवाब पता हो तो अच्छी बात है। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैंक वन कौन सा स्टेट है, तो तेलंगाना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रैंक टू कौन सा है, किस स्टेट को मिला अवार्ड। तो जहां पे आपको जवाब ना पता हो वहां पे उत्तर प्रदेश आप लगा दो, ज्यादा चांस है कि आपका जवाब सही होगा। ध्यान दो, निगेटिव मार्किंग ने, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर निगेटिव मार्किंग हो तो इस तरह का तुक्का लगाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इस साल निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको अगर गलत भी जवाब होता है तो आपका कुछ मार्क्स घटेगा नहीं, इसलिए जिसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन में होगा वो हमेशा उत्तर प्रदेश ही लगाना है। इससे सवाल सही होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो रैंक रैंक दो, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने दूसरा रैंक हासिल किया। रैंक वन किसको मिला है? रैंक वन तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरयानी ब्लॉक ने पहला रैंक हासिल किया है। इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का उद्देश्य है भारत के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में शासन और जीवन स्तर को सुधार करना। या एक दो फैक्ट इसमें साथ में लिखा गया, उसको भी देख लोगे। जैसे उस समय नीति आयोग के सीईओ वी आर वी आर सुब्रमण्यम थे 2024 में, लेकिन आज के समय भी 26 जनवरी 2026 को भी यही सीईओ है नीति आयोग के। रैंकिंग बाय स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख संकेतकों पर आधारित है। ये रैंकिंग किस पे निकाला जाता है? ये स्वास्थ्य, पोषण, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इन सबको मिला के ये रैंकिंग निकाला जाता है। इसमें सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो वी आर सुब्रमण्यम जी। अगला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन संघर्ष से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑपरेशन रक्षण, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अश्वगंधा या ऑपरेशन सुजय। इसका जवाब होगा ऑपरेशन गंगा। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो भारतीयों को निकाला गया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया एक निकासी मिशन था।
भारत ने पड़ोसी देशों रोमानिया, हंगरी, पोलैंड के माध्यम से उड़ान संचालित की और इस मिशन में भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमानों का उपयोग किया गया। इसमें एक दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको बच्चा बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जैसे ये ऑपरेशन गंगा कहाँ था? रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो भारतीयों को निकाला गया उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। साथ साथ कुछ और ऑपरेशन थे, जैसे कि ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को निकाला गया था, उसका नाम दिया था ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन देव शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीय को निकालने को ऑपरेशन देव शक्ति कहा गया है। और इजराइल से जो भारत को निकाला गया था, इजराइल से भारतवासियों को निकालने के ऑपरेशन अजय कहा गया था। जब हमास और इजराइल का युद्ध हुआ था उस समय ऑपरेशन विजय शक्ति चलाया गया था, ऑपरेशन अजय चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान दो। हो सकता है कि इसको इधर-उधर करके फिर से पूछ ले। 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से किस देश ने इनकार कर दिया? ऑप्शन ए रूस, ईरान, अर्जेंटीना या भारत। इसमें अगर आप देखोगे कि ऑप्शन क्या होगा, तो अगर देखोगे भारत और रूस तो ऑलरेडी ब्रिक्स का सदस्य ही है, तो ईरान और अर्जेंटीना के बीच में आपका मामला फंस जाता है। एक दो और चीजें बच्चों कि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए वो चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जिस क्वेश्चन का जवाब में आपको कुछ ना पता होगा उसके उसमें आप एक दो ऑप्शन को पहले काट निकालते जाओ। जैसे ये सवाल है कि ब्रिक्स के समूह में होने से किस देश ने इनकार कर दिया? तो ब्रिक्स में तो ऑलरेडी भारत है, तो इसका मतलब भारत तो होगा नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा। ब्रिक्स में ऑलरेडी रूस है, तो रूस होगा नहीं। तब इसमें से दो ऑप्शन बच जाता है, ईरान और अर्जेंटीना। इन दोनों में कौन सा देश होगा? अगर नहीं पता है तो कुछ भी लगा दो। अगर नहीं पता है, ऑप्शन जैसे इसका सही आंसर अर्जेंटीना है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो जहाँ पे 4 में 1 गेस करना था, यहाँ पे 2 में 1 गेस करना है। प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि आपका जवाब सही होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसका जवाब जैसे मैंने बताया कि इसका जवाब है अर्जेंटीना। अगर 2023 में जोहानिसबर्ग में 6 नए देशों को आमंत्रित किया गया था। नए देश 6 को आमंत्रित किया गया था। इन 6 देश में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 को शामिल हो गए थे। लेकिन अर्जेंटीना इस ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ये एक्रोनिम्स है जिसे ब्रिक्स कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। इस साल ये 5 देश को शामिल किया गया। छठा देश अर्जेंटीना शामिल होने से मना कर दिया। 2023 में जो सम्मेलन हुआ था वो जोहानिसबर्ग में हुआ था। बच्चों जब हम लोग करंट की क्लास करेंगे तब ये देखेंगे कि 2026 में ब्रिक्स कहाँ होने वाला है, 25 में कहाँ हुआ था। ये सारी बातें हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन करंट में के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मुल्क की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? 100, 50, 100 और 500, बी है 1000 और 500, सी है 1000 और 2000 और डी है 2000 और 500। मुझे लगता है कि ये सवाल में से सारे बच्चे जानते होंगे क्योंकि जो बच्चा 2016 के आसपास जिसको होश होगा, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है तो 10 साल पहले मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि अभी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उस समय 2016 का बात आप लोग सबको ध्यान होगा, तो मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब आप लोगों में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा। इसका जवाब है 1000 और 500 रुपए के नोट को 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित करके इसको चलन से बाहर करने का फैसला किया था। या उस समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। ये ध्यान दो, उर्जित पटेल उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। आज की डेट में 2026 को 26 जनवरी 2026 को ये वीडियो बन रहा है। आज के समय में आरबीआई के गवर्नर है जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। लेकिन जिस समय नोटबंदी हुआ था उस समय उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। उत्तर प्रदेश साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर। इसका सही जवाब होगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पुलिस साइबर का क्राइम मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका मुख्य काम क्या है? ये राज्य भर में साइबर अपराधों की जांच, निगरानी और रोकथाम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यूपी सरकार का उद्देश्य है राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। अभी तक सारे जिलों में स्थापित नहीं हो पाया है, लेकिन सारे जिलों में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग नंबर 1930 है 1930। ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय भी लखनऊ में, दोनों का मुख्यालय लखनऊ में ही है। जीएसटी का तात्पर्य क्या है? जीएसटी का तात्पर्य
गवर्नमेंट सेल टैक्स होगा या गवर्नमेंट सर्विस टैक्स होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा या गुड्स एंड सेल टैक्स होगा? इसका जवाब है, ये आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, इसका जवाब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे कि वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर लागू होता है। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 को, और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे पेश किया गया था। कल के वीडियो में मैं जीएसटी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तभी मैं डिटेल में बताया था। एक दो बात और इससे रिलेटेड आप देख लो। आर्टिकल 279 ए 279 ए जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। और सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश अगर पूछा जाएगा तो उसका जवाब आपका होना चाहिए फ्रांस। जी हाँ बच्चों, फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो डैश में संत मीराबाई की 550वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। इसमें बेसिकली जो फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, जगह को जो खाली इसको भरना है, यहाँ पे कौन सा जगह होगा? इसका जवाब होगा आपका मथुरा होगा। अगर एक चीज और है कि जैसे ये संत मीराबाई जन्मोत्सव की बात किया जा रहा है, मीरा जी कृष्ण जी की भक्ति, तो आप लोग निगेटिव मार्किंग में इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर जवाब अगर ना आता हो तो इस तरह से गेसिंग कर सकते, क्योंकि आप 150 में एक ही मार्क चलो बच्चों, 150 में सारे क्वेश्चन को टिक करके आपको आना है। ये थोड़ा-सा मैं आज की क्लास से इधर बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को टिक करके आना है। कोई भी क्वेश्चन आता हो ना आता हो, लेकिन जवाब आपको पक्का देना है। और जिस क्वेश्चन के बारे में कुछ आइडिया उसमें तो आप गेस कर लिए, लेकिन जिसके बारे में आइडिया ना हो तो उसमें ऐसा नहीं किसी में ए लगा दिए, किसी में बी लगा दिए, बिल्कुल नहीं। अगर मान लो आपको 20 क्वेश्चन के बारे में कुछ ना पता हो, तो सब ए लगा दो 20 क्वेश्चन, या बी लगा दो 20 क्वेश्चन, या सी लगा दो 20 क्वेश्चन, या डी लगा दो 20 क्वेश्चन। क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही कहता है कि अगर सब में आप एक ही जैसा लगाओगे तो 1/4 आपका सही होगा। इसका मतलब कि 20 में 5 आपका सही हो जाएगा। तो जिसके बारे में कुछ ना पता हो, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कोई भी एक जैसा चीज सब में लगाते चलो, ए लगा दो या बी लगा दो या सी लगा दो या डी लगा दो, जो आपको आता है वो लगा दो। इसका जवाब मैंने बताया कि मथुरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा उत्तर प्रदेश में संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया। यह कार्यक्रम संत मीराबाई की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया था। पीएम ने उनके सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इससे रिलेटेड एक दो फैक्ट है, वो फैक्ट भी आप देख लोगे। निम्नलिखित में से फिलीपींस की राजधानी कौन सा है? जो ऑप्शन दिया गया बैंकॉक, कुआलालंपुर, मनीला, जकार्ता में फिलीपींस की राजधानी कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे लगता है आप लोग में से सारे बच्चे इसका जवाब जरूर दे सकेंगे। इसका जवाब है मनीला। जी हाँ, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, चूंकि इसकी बात हो रही है तो एक चीज जान लो कि ये मनीला जो है लुजोन द्वीप पर स्थित है। फिलीपींस की मुद्रा का नाम पेसो है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के एक द्वीप समूह है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाकी जो ऑप्शन में पूछा गया उसकी राजधानी के बारे में। तो इधर बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी मनीला में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था इस क्वेश्चन से संबंधित। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर, 14 नवंबर और 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बच्चों फिर मैं बोलूंगा, अगर जैसे इसका जवाब 31 अक्टूबर होगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया गया था सरकार द्वारा। अब अगर मान लो जिस बच्चे को पता नहीं हुआ कि वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस क्या है, इसमें से आप सब कुछ छांटो। जैसे 26 जनवरी, 26 जनवरी क्यों फेमस है? जैसे आज 26 जनवरी, इस दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ। गणतंत्र हम लोग अंगीकार किए थे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ए 26 जनवरी नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं सी, क्या 14 नवंबर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 14 नवंबर हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, तो 14 नवंबर भी नहीं होगा। 2 अक्टूबर होगा? नहीं, क्योंकि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है 31 अक्टूबर। जिस बच्चे को 31 अक्टूबर आता है उसके तो बहुत आसान है, 31 अक्टूबर टिक लगा दो, लेकिन जिसको नहीं आता है वो 3 ऑप्शन को हटा के 31 अक्टूबर को टिक कर सकता है। 31 अक्टूबर इसका जवाब होगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2014 में इस दिवस की
शुरुआत की थी। याद करो 2014 में, ध्यान रखो बच्चों कि 2014 में भारत सरकार ने शुरुआत किया था राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का। वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का घोषणा सरकार ने 2014 में किया था। पटेल जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 516 से अधिक रियासतों को एकीकृत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो इससे रिलेटेड कि वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू है जिनका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिमा है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। बच्चों, कल भी एक वीडियो आया था जिसमें मैंने बताया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि गोदान किसने लिखा है, तो उसका आंसर मुंशी प्रेमचंद। इसमें भी मुंशी प्रेमचंद ही होगा। वहां पे मैंने बताया था कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो जवाब इसका मुंशी प्रेमचंद है। इनका ओरिजिनल नेम धनपत राय श्रीवास्तव है। कल की क्लास में भी मैंने बताया था। इनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनकी कृतियां, मुख्य कृतियां गोदान, गबन, कर्मभूमि, ईदगाह, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं। एक दो फैक्ट कि प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में इनको महारत हासिल था। देखो ऑप्शन में एक दिया गया है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन से रिलेटेड एक फैक्ट आप देख लो कि हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला की रचना किया था। बहुत ही फेमस उनका ये मधुशाला है, वो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 को जीता है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, तीरंदाजी और कुश्ती। ये उस समय के करंट अफेयर से संबंधित था। इस साल अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो 2025 से का क्वेश्चन होगा कि किसने जीता है, लेकिन मुझे आंसर बताना है। इसका आंसर होगा बैडमिंटन। जी हाँ, बैडमिंटन हो इसका आंसर है। 2023 के लिए पुरस्कार चिराग शेट्टी और सात्विक सिराज रेंकी रेड्डी की जोड़ी हुई था। ये डबल जोड़ी है, बैडमिंटन में डबल का जोड़ी है, पुरुष डबल जोड़ी है। इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था उस साल, इसलिए सर्वोच्च सम्मान, खेलों का सर्वोच्च सम्मान होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, इससे सम्मानित किया गया था। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। एक दो फैक्ट आप समझ लो, ध्यानचंद अवार्ड को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। ऑप्शन है विज्ञान, प्रज्ञान, आदित्य, विक्रम। इसका जवाब है विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर है। विक्रम साराभाई के नाम का पहला जो शब्द है विक्रम, वो लिया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर को वही नाम दिया गया। जो रोवर है, रोवर का नाम है प्रज्ञान, और लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त 2023 को। चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पे उतरा था। एक दो फैक्ट और देख लो, जिस जगह पे लैंडर उतरा था उसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिव शक्ति पॉइंट करके संबोधित किया। शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है जिस जगह पर लैंडर ने अपना लैंड किया, लैंडर उतरा था, उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। और भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे पहले जितना भी चंद्रयान या चंद्र मिशन हुआ है, इससे भारत से पहले सब चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पे उतरा था, लेकिन पहली बार भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे उतरा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र आईआईसीसी यशोभूमि का उद्घाटन किया। ऑप्शन है वाराणसी, फरीदाबाद, नई दिल्ली और चंडीगढ़। इसका जवाब होगा नई दिल्ली। यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। और आईआईसीसी का अर्थ होता है इंडिया इंटरनेशनल इन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा लगभग 11,000 प्रतिनिधि एक साथ बैठ सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा एमआईसी है, मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन केंद्र में से एक है। दो फैक्ट जो आपके स्क्रीन पे है उसे भी आप लोग ध्यान से देख लोगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र, पद्मश्री या परमवीर चक्र। भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार, ऑप्शन ए। जो बाकी पुरस्कार है जैसे कि परमवीर चक्र, परमवीर चक्र युद्ध काल के दौरान सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है।
अशोक चक्र शांतिकाल के समय दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। एक जो तीसरा ऑप्शन आपके क्वेश्चन में है पद्मश्री। पद्मश्री चतुर्थ सैन्य पुरस्कार है। जैसे कल भी एक वीडियो में बताया था कि सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण, फोर्थ नंबर पे पद्मश्री। पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर डैश कर दिया गया, मतलब क्या कर दिया गया? ऑप्शन है मेटा, बिंग, ऑरकुट या ट्विटर। मुझे लगता है जो बच्चे सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं उनको ये पता होगा, इसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। अक्टूबर 2021 में फेसबुक इंक ने अपना नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म इंक या संक्षेप में कहे तो मेटा कर दिया गया है। अब एक दो फैक्ट और देख ले जो क्वेश्चन में ट्विटर ट्विटर का नाम बदल के अब एक्स हो गया है। पिंग क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है। इसके अलावा ऑप्शन में एक और नाम था ऑर्कुट। जी हाँ, ऑर्कुट था। ऑर्कुट मुझे लगता है कि आप में से जो ज्यादातर बच्चे उस समय काफी छोटे थे। ऑर्कुट भी सोशल प्लेटफॉर्म था जिस तरह आज फेसबुक है, उसी तरह से ऑर्कुट हुआ करता था। ऑर्कुट काफी पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन शायद 10-12 साल पहले ऑर्कुट वो समाप्त हो गया था। उस समय मैं भी उस समय आउटपुट पे था। अगर आप में से कोई भी आपके घरवाले जो अभी 35 साल, 40 साल के होंगे, वो पक्का आउटपुट पे उस समय होंगे। ये बच्चों आज का हमारा क्लास था। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास का पूरा तरह से फ़ायदा उठाने के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कीजिए, क्योंकि आज की क्लास का जितना पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। आप टेलीग्राम से पीडीएफ को ले सकते हैं। हमारी क्लास देखते रहिए। अपना कीमती सजेशन हमें ज़रूर दीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। एक बार फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। अपना ख्याल रखिए।